नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत के संयोग के इतिहास को जब भी याद किया जाएगा तो आज के दिन की हमेशा चर्चा होगी। वजह है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का रद्द होना। राहुल 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद आज उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की तरफ से आज इसकी चिट्ठी जारी हो गई। इसके साथ ही वायनाड सीट खाली हो गई। खालीपन सिर्फ लोकसभा की एक सीट पर नहीं आया है, बल्कि पूरे कांग्रेस खेमे में अचानक सन्नाटा छा गया। हाल के दिनों में देश ने देखा कि किस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने उनकी नई छवि गढ़ने की कोशिश की थी। पार्टी को भरोसा था कि इससे 2024 के चुनाव में उसे जबरदस्त फायदा मिलेगा, लेकिन पार्टी के दिग्गज जिन राहुल गांधी को पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने वाला सबसे बड़ा नेता बता रहे थे, वही राहुल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है। तो फिर 8 साल तक चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। सवाल है, इस खालीपन को भरने के लिए आखिर कांग्रेस के पास कौन सा प्लान है? चुभने वाला सवाल यह भी है कि बाकी विपक्षी दलों के लिए राहुल पर हुई कार्रवाई एक सबक है या फिर एकजुट होने का बड़ा मौका? यह सवाल फिलहाल वक्त की कसौटी पर कसा जाने वाला है। आज मैं आपको इस खबर की हर बात बताऊंगा, साथ ही भाजपा के उस दांव के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए वो ओबीसी वोटरों को एकजुट करने का फॉर्मूला तैयार कर चुकी है और पार्टी बार बार दोहरा रही है कि विपक्ष ने मोदी का अपमान किया है। इन खबरों का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। ज्योतिष की गणना में राहु काल का बार बार जिक्र आता है। इसे संकट से जोड़कर देखा जाता है। कांग्रेस के सामने इस वक्त ऐसा ही दौर है। पार्टी के भीतर बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम दिग्गज अपनी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। अब सवाल है कि अगर राहुल नहीं तो फिर कांग्रेस की तरफ से चुनाव में पीएम मोदी को कौन नेता सीधी चुनौती देगा? क्या वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी या फिर कोई और? राहुल की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, हाउ आर यू? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहु काल में फंसे राहुल। दो साल की सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म। लोकसभा चुनाव से पहले संकट में कांग्रेस। सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे। जैसे 77 में हुआ था, आप देखिएगा जिस तरह इन्होंने इंदिरा जी को जेल भेजा था, राहुल जी को जिस तरह इन्होंने सजा सुनाई है, उसका परिणाम यही होगा कि जनता इनका सफाया है। राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है देश जीतेगा। मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट कैसे हो सकता था 2 साल का? सिर्फ इसी मकसद से किया है, पर आगे जीतेंगे, सुप्रीम तक हम जाएंगे। डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। सो दिस इज ये बड़ी क्रूएल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए ऑटोक्रेट गवर्नमेंट। मानहानि मामले में फैसले के बाद बदल गई सियासत। उसने एक बार नहीं अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का काम किया। नीच कहा, कभी उन्हें चोर कहा, कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा। माननीय अदालत और जनप्रतिनिधि कानून और संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा नामदार आदमी हो या साधारण आदमी हो।
कांग्रेस पार्टी बकवास कर रही है, कानून के अंदर सब काम किया गया और ऐसे देश के सभी राजनेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। विपक्ष के लिए सबक या एकजुटता का बड़ा मौका। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे अगर बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया है और शेमफुल है, विंडिक्टिव है और आज हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिवस है। 24 के मुकाबले से पहले बदलेगी बिसात। ताके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है। विपक्ष में नए चेहरे की खोज। मोदी के खिलाफ राहुल नहीं तो कौन? बात तो चुभेगी। कांग्रेस के आज की महा बैठक में सोनिया गांधी मौजूद थी, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, लेकिन राहुल नहीं आए। उनके पहुंचने की अटकलें काफी तेज थी, लेकिन जब एस्कॉर्ट पार्टी राहुल के घर के दरवाजे से लौट आई तो माना गया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब सवाल है कि राहुल इस वक्त क्या मंथन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं देश की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब इस संदेश के मायने निकाले जा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस हाल के सालों में सबसे बड़े धर्म संकट में है। राहुल की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से 2024 के चुनाव में कौन देगा नरेंद्र मोदी को टक्कर। राहुल का ऐलान है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कही गई बातों का हवाला देते हुए एक और ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। इशारा साफ है कि कांग्रेस अब संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुकी है और ये मुमकिन है कि राहुल गांधी एक अलग भूमिका में नजर आए। ये भूमिका क्या होगी और राहुल नहीं तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से कौन देगा 2024 के चुनाव में टक्कर? कौन होगा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा? ये सवाल इस वक्त सियासत की तपिश बढ़ा रहा है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। वोट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। राहुल गांधी, आप बार बार कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता से घबरा के वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हारे, दक्षिण का रुख उनको करना पड़ा। तो लोकप्रिय कहाँ, भारत जोड़ो में जो थोड़ा बहुत जुड़ ही नहीं था। पहली बात तो भारत तोड़ो थी, लेकिन लंदन में भारत विरोधी, मीडिया विरोधी, CBI विरोधी, EBD विरोधी, स्पीकर विरोधी बयान दे करके उन्होंने और भी अपना सब कुछ खत्म कर लिया था। कांग्रेस एक ऐसे कश्मकश के दौर में है जिससे बाहर निकलने के लिए बड़े मंथन की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी ने राहुल के चेहरे को आम लोगों के बीच जिस तरह मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की थी, जिस तरह राहुल की जनता से जुड़ाव की एक अलग तस्वीर सामने आई थी, उसके मकसद को अब बड़ा झटका लगा है। क्योंकि सूरत की निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद वे 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब सवाल फिर वही है कि अगर राहुल नहीं तो कांग्रेस से कौन? क्या वो चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा या फिर कोई और? या फिर संभव है कांग्रेस बिना चेहरे के मैदान में उतरे? राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में
यूपी की अमेठी सीट से हार गए थे। वे केरल के वायनाड से संसद पहुंचे थे, लेकिन अब राहुल वायनाड से भी सांसद नहीं रहे। कांग्रेस धर्म संकट में है तो विरोधी दलों के लिए यह सिर्फ एक सबक भर नहीं, एक बड़ा मौका है। ये मौका है अपनी तरफ से एक नए चेहरे को आगे करने का। फिलहाल इस पर कोई सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इशारे अभी से ही सामने आने लगे हैं। तो ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ। और कांग्रेस के पार्टी के नेता को सोचना चाहिए, कानून कभी उन्हीं के ज़माने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है। लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा, बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है। साफ है कि राहुल पर कार्रवाई से शुरू हुआ नया सियासी संग्राम पूरे चुनावी समीकरण के बदलाव का गवाह बनने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के लिए आगे एक नया संकट है। कांग्रेस जहां बड़े मेकओवर के दौर से गुजर रही है, तो अब चुनौतियों को अगर देखा जाए तो वो भी कई गुना बढ़ गई है। पार्टी इसका सामना करने की रणनीति बना रही है। सवाल है कि कांग्रेस के पास कितने रास्ते बचे, अब ये देखना जरूरी है। राहुल नहीं तो कौन? 2024 के में राहुल चेहरा नहीं होंगे तो कौन चेहरा होगा? ये सवाल सबसे बड़ा इस वक्त कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने है। कांग्रेस मुख्य चेहरे के रूप में किस नेता को प्रोजेक्ट करेगी? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करेगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाया जाएगा? क्या कांग्रेस विपक्ष के किसी दूसरे दल के नेता को आगे बढ़ाएगी? चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी? अब चुनावी लड़ाई को मोदी बनाम राहुल का रंग देना मुश्किल है। अमेठी और वायनाड से किसे मैदान में उतारा जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। अमेठी में कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? क्या कांग्रेस अब सड़कों पर आंदोलन शुरू करेगी? क्या राहुल जनता के बीच पहुंचकर नई यात्रा निकालेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। पर बढ़ते आगे, वक्त का पहिया कई बार घूमकर पहले की जगह आकर रुक जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए इससे भी अलग हुआ। समय का पहिया आकर रुका, लेकिन वक्त नहीं ठहरा। इसने अलग मोड़ लिया। 10 बरस पहले राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के जिस अध्यादेश को बकवास बताकर उस पर वीटो कर दिया था, राहुल ने सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के लिए रामबाण उपाय बताए जाने वाले जिस उपाय पर रोक लगवा दी थी, अब उसका असर उन्हीं पर हो गया। राहुल ने तब कहा था कि दागियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो अब वो कीमत चुकाने की बात कह रहे हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. ये सच है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस कानूनी प्रावधान की वजह से खत्म हुई, उसका बड़ा वास्ता खुद राहुल गांधी से ही है। बात 10 साल पहले की है। 2013 के जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद कांग्रेस के सहयोगी दल के मुखिया के नाते कांग्रेस के बेहद करीब थे। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के एक मामले में जल्द फैसला आना था, तो कांग्रेस के तत्कालीन सांसद रशीद मसूद को एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। सदस्यता रद्द होने के खतरे को टालने के लिए तब मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाने की घोषणा की। अध्यादेश लाया भी गया, यह संसद में पारित भी हो गया, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना था। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास बता डाला। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. The argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, and there's a time to stop this nonsense. राहुल गांधी तब कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनकी बात खासी मायने रखती थी। उनके बयान के बाद मनमोहन सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने 2 अक्टूबर 2013 को अध्यादेश वापस ले लिया। इसके पीछे जन भावनाओं को वजह बताया गया।
अध्यादेश वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर कायम रहा। अध्यादेश वापसी की वो तारीख महात्मा गांधी की जयंती की थी। अब करीब 10 साल बाद राहुल गांधी महात्मा गांधी का हवाला दे रहे हैं, सत्य को अपना भगवान बता रहे हैं। उधर विपक्षी खेमे के दूसरे दलों में भी हलचल तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं सड़क पर लड़कर जीते गए हैं। इस महोदय ने मानहानि का दावा किया है। दरअसल ये उन्हें अपने उन लोगों पर करना चाहिए जो अपने देश को धोखा देकर विदेश भाग गए, जिससे उनके नाम मान को हानि पहुंची है। हाय तौबा कर रहे हैं। 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी। उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में मानहानि के मुद्दे से शुरू हुए संकट का तमाम विपक्षी दल गुणा भाग करेंगे और सियासी लाभ और हानि के गणित के आधार पर नया चुनावी फॉर्मूला तय करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल ने 4 साल पहले मोदी सरनेम को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उस पर नई सियासत शुरू हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताना शुरू कर दिया। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस सियासी हमले की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए राहुल ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। राहुल के बयान के जरिए भाजपा की नजर उस सबसे बड़े वोट बैंक पर है जो यूपी में किंग मेकर माना जाता है। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो सियासी हमला बोला था, उसका हिसाब भले ही कोर्ट से हो चुका हो, लेकिन भाजपा अब इसका सियासी हिसाब चुकता करने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल मोदी सरनेम वाले मुद्दे पर भाजपा ने ओबीसी कार्ड चल दिया है और इसकी शुरुआत की है खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है और राहुल लगातार ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नड्डा ने ये भी कहा कि पूरा ओबीसी समाज राहुल से इस अपमान का बदला लेगा। ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं। इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। भाजपा ने राहुल के बयान को ओबीसी विरोधी बताया तो जवाब में कांग्रेस के नेता भी मैदान में उतर आए। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, जेपी नड्डा हमेशा की तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वे ऐसा करके नीरव मोदी और ललित मोदी का बचाव कर रहे हैं। इस सच को सामने आना ही था और अब आ गया है। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद नड्डा जी। अब कृपया अडानी पर भी थोड़ी ईमानदारी दिखाएं। ओबीसी को तो ये नजदीक नहीं लेते थे और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी नजदीक नहीं लेते थे। जिस वक्त कोई पूछता नहीं था, इनके आरएसएस वाले भी उनके नजदीक नहीं जाते थे। ये मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले
मनुवादी लोग ये क्या बैकवर्ड का भला करेंगे, ये क्या बैकवर्ड के बारे में बोलेंगे, ये तो बैकवर्ड को कुचलने के तरीके ढूंढेंगे। 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है और यूपी से लेकर तमाम राज्यों में ओबीसी वोटर की कितनी अहमियत है ये हर दल को बखूबी पता है। उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जहां ओबीसी वोटर की आबादी 50% से ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि भाजपा का करीब करीब हर नेता मैदान में उतर आया है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान करने वाले पूर्व सांसद राहुल गांधी जी को अपने कर्म अनुसार दंड मिला है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो सदैव से पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, गरीबों की विरोधी पार्टी रही है, उसने एक बार नहीं अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का काम किया। कभी उन्हें नीच कहा, कभी उन्हें चोर कहा, कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा। इसका इस्तेमाल हो रहा है लालू जो खिलाफ, वो नहीं है बैकवर्ड। कर्नाटक के अध्यक्ष के खिलाफ तमाम रेड्स हो रही, वो नहीं है बैकवर्ड अध्यक्ष। जो शेड्यूल कास्ट के हमारे नेताओं पे हो रहा है वो शेड्यूल कास्ट के नहीं है। जो सवर्ण नेताओं पे हो रहा है वो नहीं है। तो इसका मतलब भाजपा सवर्ण, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट पे। जिस तरह इन्होंने इंदिरा जी को जेल भेजा था, राहुल जी को जिस तरह इन्होंने सजा सुनाई है, उसका परिणाम यही होगा कि जनता इनका सफाया करेगी। ओबीसी वोटर का मुद्दा कितना बड़ा है ऐसे इस बात से समझिए कि भाजपा ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी है। तेली और साहू समाज से जुड़े नेता हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। संभल में इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। ये माहौल बनाने की शुरुआत हो गई है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। फिर कांग्रेस पार्टी शायद गलती कर रही है। न्यायालय किसी के दबाव में नहीं होता, जजेज किसी के दबाव में नहीं होते। जज जो निर्णय देते हैं वो तथ्यों पे देते हैं, साक्ष्यों पे देते हैं, एविडेंस बेस्ड जजमेंट होता है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर ओबीसी वोटर का दबदबा है। सबसे ज्यादा पूर्वांचल में इस समाज के लोग गिने जाते हैं। ऐसे में राहुल का 4 साल पुराना बयान भाजपा के लिए नई ताकत बन गया है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई ने विपक्ष को एक बार फिर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आज सुबह संसद भवन में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी जिसमें ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही राहुल की सदस्यता रद्द होने की खबर आई तो बैठक का मुद्दा बदल गया। विपक्षी दलों ने विजय चौक पर आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में हाथ उठाए तो जेडीयू ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। वहीं मायावती ने ना तो राहुल की सदस्यता पर कोई बात कही और ना ही ईडी छापेमारी की कार्रवाई को लेकर कोई सवाल उठाया। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई तो विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर हमलावर होते हुए फ्रंट फुट पर आ गया। संसद भवन में विपक्षी नेताओं की शुक्रवार सुबह एक बैठक भी हुई जिसमें सपा की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए और दोपहर होते होते विपक्षी दलों का गुट सड़क पर उतर आया। सब ने एक सुर में कहा, अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की सियासत को सूली पर चढ़ाया गया। राहुल गांधी पे जो सजा हुई है वो पूरी तरीके से एक तरह से विपक्ष को खत्म करने और विपक्ष को की आवाज को दबाने की कोशिश है। जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है वो आम आदमी पार्टी भी राहुल के मुद्दे पर सड़क पर उतर आई है। केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल का बचाव किया और फैसले को मोदी सरकार के डर की निशानी बताया। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है।
विपक्ष की आवाज को कुचलने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश हो रही है, जिसके चलते विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं उन्हें कोर्ट के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से दबाया जाए, उनकी आवाज दबाई जाए और वॉइस ऑफ ऑपोजिशन जो है उसे पूरी तरीके से इस देश में खत्म कर दिया जाए। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती न रखने वाले अखिलेश भी इस फैसले के खिलाफ लामबंद हैं। अखिलेश ने कहा, सबको मिलकर भाजपा से लड़ना होगा। ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ, और कांग्रेस के पार्टी के नेता को ये सोचना चाहिए कानून कभी उन्हीं के ज़माने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है। लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा, बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है, बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है। केस होना अलग बात है, और जो जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि 2 साल और 2 साल से ऊपर की सजा होने पर मेंबरशिप जाएगी, तो वो एक भी आदमी का बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एमएलए, एमपी, मंत्री को सजा होने के बावजूद वो अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखे हुए हैं। ये अति पिछली एक जात का घोर अपमान उन्होंने किया था, तो शायद भविष्य में उनकी स्लिप ऑफ टंग या गाली देना, एब्यूजिंग और आलोचना करने में दोनों फर्क है। मानहानि मामले में सियासी झटका झेलने वाले राहुल गांधी के साथ कई सियासी दल खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने राहुल के समर्थन में ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ सियासी साजिश का आरोप लगाया। आरजेडी भी मोदी सरकार के खिलाफ है। On what just happened to Mr. Rahul Gandhi, the BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows. ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे, कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। छोटा या बड़ा कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के साथ भले ही विपक्ष के कई दल खड़े हों, लेकिन बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू ने इस मुद्दे से दूरी बना ली और इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता दिया। एक तरफ राहुल की सदस्यता रद्द होने पर विपक्ष में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और सपा समेत 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव है और देश की सियासत अभी से गर्मा गई है। सबसे खास बात यह है कि विपक्षी एकता की हुंकार में मायावती कहीं नजर नहीं आती, न तो राहुल के खिलाफ हुई अदालती कार्रवाई में और न ही ईडी सीबीआई के छापों पर हो रही सियासी रुसवाई में। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों की साझा मुहिम अब अदालत पर पहुंच गई है। कांग्रेस के साथ ही 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि जांच एजेंसियों की तरफ से होने वाली गिरफ्तारी के पहले और बाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए। विपक्षी एकता का नया ट्रेलर क्या है, देखिए। 14 दलों ने मिलकर याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस जैसे कांग्रेस विरोधी दल भी इसमें शामिल हैं। ये वो तमाम नेता हैं, आप देखिए, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने विरोध किया है। जेएमएम, जेडीयू, बीआरएस, राष्ट्रीय जनता दल, सपा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके का भी साथ मिला है इस मुहिम में। याचिका में आरोप है कि 95% मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से लोकतंत्र खतरे में है, मौजूदा जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश चाहते हैं। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। विपक्ष का दावा है कि 42% सियासी दल एकजुट हैं। बसपा का कांग्रेस को साथ नहीं मिला है। बसपा ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी है इस पूरे मामले में भी। बल बढ़ते आगे, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आज अखिलेश यादव को आजम खान की याद आ गई। उन्होंने कहा कि आजम खान को फंसाया गया और उनके खिलाफ भाजपा ने सियासी दुश्मनी निकाली। इस पर राज्य में सियासी पारा चढ़ा है। भाजपा ने चुभने वाला जवाब दागने में देर नहीं की। कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सांसदी गई तो अखिलेश यादव की आंखों में आजम वाले सियासी आंसू आ गए। अखिलेश से सवाल राहुल पर हुआ तो जवाब में उन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की पीड़ा बयां कर दी। एक बार फिर आरोप लगाया कि किस तरह आजम के साथ सियासी दुश्मनी निकाली गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। ये पहली बार नहीं था जब अखिलेश की जुबान पर आजम का दर्द उभरा हो। इससे पहले जब सारस वाले मुद्दे पर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जिससे भी मिलने जाते हैं उसके खिलाफ सरकार एक्शन शुरू कर देती है। इसके लिए उन्होंने आजम खान का भी उदाहरण दिया था। इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। और ये पिछड़े वर्ग के विरोधी लोग हैं। इन्होंने इतने गंदे शब्दों से, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। न्यायालय में लंबे समय तक मुकदमा चला। न्यायालय ने इनसे माफी मांगने को कहा, इन्होंने माफी नहीं मांगा। जो कानून के हिसाब से सजा होती उनको सजा सुनाई गई और देश की संसद के जो नियम है उस नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। मैं सजा सुनाए जाने का भी स्वागत करता हूं, सदस्यता समाप्त किए जाने का भी स्वागत करता हूं। अखिलेश के पास सिर्फ आजम या अब्दुल्ला का ही उदाहरण नहीं है। जब वो कानपुर जेल जाकर सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिले थे, तब भी इरफान के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई थी और यही सख्ती अखिलेश को चुभने लगती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमले अचानक तेज कर दिए हैं। केशव पर सपा अध्यक्ष की तरफ से चुभने वाली बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। अंदाज भी नया है। इसे भाजपा के मोदी कार्ड की कार्ड बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच नई जंग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहते हुए तूफान खड़ा कर दिया कि अखिलेश उनकी हत्या करवा सकते हैं। सर, अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सबके ऊपर आरोप लगाया। अभी आपने भी उसमें कहा कि अखिलेश यादव आपसे भी जुड़ते हैं और ये लोग की हत्या तक का आपने आरोप लगाया। नहीं, निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश की लड़ाई हत्या वाली बात तक पहुंची तो अखिलेश ने चुभने वाला पलटवार कर दिया। केशव के हत्या वाले बयान के जवाब में लोकतंत्र की हत्या वाला तंज कस दिया। देखिए, हम समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं।
समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने डिप्टी सीएम को एक बार फिर 100 विधायक जोड़ने वाला ऑफर दे दिया। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले। हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहाँ से ले आए वापस इधर। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी टकराव कितनी पुरानी है, इसे हर कोई जानता है। दोनों ही नेता पिछड़े वर्ग से आते हैं और यूपी की सियासत में बड़ा मायने रखते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने हत्या वाली बात कही तो शिवपाल यादव ने भी फौरन पलटवार कर दिया। समझ लो फिर लाइन ऑर्डर नाम की चीज कहाँ बची है। जनता देखिए, जेट सुरक्षा हो, सब कुछ हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, अब वही अपने खतरे में, तो फिर समझ लो लाइन ऑर्डर नाम पे उसको। सदन हो या सड़क, इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त सियासी टकराव दिख रहा है। अखिलेश ने केशव को 100 विधायक जोड़ने का ऑफर दोहराया तो केशव ने जवाब में अखिलेश की बेचैनी बयां कर दी। अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब दोनों इस तरह से टकराए हैं। इससे पहले विधानसभा में भी दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखी गई थी, लेकिन बात हत्या की सियासी आशंका तक पहुंच जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर अचानक अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमले तेज क्यों कर दिया, मैं आपको इसकी वजह एक एक कर बताता हूं। जी हां, अखिलेश यादव के निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य क्यों है, इस बात को समझिए। विपक्ष के खिलाफ भाजपा ने चला है ओबीसी कार्ड। अखिलेश के जातीय जनगणना के मुद्दे की मानी जा रही है इसे काट। सपा ने नई रणनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य पर हमला तेज किया। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से जानबूझकर परहेज किया जा रहा है। ओबीसी के मुद्दे पर सीधे मोदी पर हमले से बचते हैं अखिलेश यादव। सपा नहीं चाहती ओबीसी विवाद में नरेंद्र मोदी का नाम आए, यानी प्रधानमंत्री का नाम आए। भाजपा पहले भी ऐसे मुद्दों को जमकर भुना चुकी है। प्रधानमंत्री पर जुबानी हमले को पिछड़े के बेटे का अपमान बता चुकी है। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर केशव पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होते देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव को सामाजिक न्याय के लिए ना लड़ने वाला नेता भी बताया। बार बार भाजपा से 100 विधायक तोड़ने का तंज कसते आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सियासी रूप से कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। कभी स्टूल वाला तो कभी सीएम की कुर्सी वाला तंज करते हैं। केशव बार बार करते हैं दावा 50 साल सपा सत्ता में नहीं आने वाली है। तो ये इस तरह से दोनों की तरफ से जुबानी जंग छिड़ी हुई। काशी के कुरुक्षेत्र में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की बड़ी गर्जना सुनाई। पीएम मोदी ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। 3 महीने बाद काशी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को 1780 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। उन्होंने 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज काशी के विकास की चर्चा सभी जगह है। लोगों को लगता था कि काशी का बदलाव नहीं हो पाएगा, लेकिन काशी वासियों ने इन आशंकाओं को खत्म कर दिया। पीएम ने कहा कि काशी में विरासत भी है और विकास भी। करीब 3 महीने बाद एक बार फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। नवरात्रि का मौका था और पीएम मोदी ने काशी के लोगों को करीब 18 अरब की योजनाओं की सौगात दी। इसमें जाम से निजात दिलाने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के साथ साथ गंगा सफाई और सिगरा स्टेडियम की योजनाएं शामिल हैं। आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में विरासत भी है और विकास भी। पीएम मोदी ने काशी में जहां 20 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, वहीं 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गरीब की सेवा करने वाली सरकार है और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले,
लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। पीएम मोदी ने जहां विकास की उपलब्धियां गिनवाईं, तो सीएम योगी विरोधियों पर जमकर बरसे। इसमें एक हमला विपक्ष की ओर से ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी हुआ। जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। पीएम मोदी करीब 5 घंटे तक काशी में रहे। यहां उन्होंने वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओवरऑल बात तो छुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।